नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है उत्थान परिवार में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन देखेंगे कि बीएचयू का जो एग्जाम हुआ था कल अपना, ठीक है, उसका पेपर अपन सोल्व करेंगे। इसमें अपन देखेंगे जो आप एग्रीकल्चर है उसके क्वेश्चन 15 आते हैं, रीजनिंग आई थी और इसके अलावा केमिस्ट्री आपकी आई थी। तो अपन पेपर को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। आई होप कि सभी का जो पेपर है वो अच्छा हुआ होगा। यदि जिसने रेगुलर मेहनत की है उसका नंबर श्योर आएगा और बहुत ही बढ़िया पेपर आया है, ठीक है ना। इतना हार्ड भी नहीं था तो नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल एवरेज पेपर था। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको मैं सोल्व कराऊंगा एग्रीकल्चर विषय का, ठीक है ना। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का यहां पर मैं आपको पेपर सोल्व करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और मैं उसका डायरेक्ट यहां पर आंसर लिख दूंगा। क्वेश्चन बोलूंगा और या इसके बोर्ड के ऊपर मैं उसका आंसर लिखूंगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। 151 से स्टार्ट है एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, तो मैं 1 ही बोलूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले संकर धान की बीज दर, इसने क्या बोला, धान कौन सा होना चाहिए, संकर धान। संकर धान की जो बीज दर है वो कितनी है, वो है डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब यहां पर इसने संकर धान पूछा है। इसके अलावा धान में सीधी बुआई की भी विधियां थी, अलग अलग विधियां, श्री विधि है, सीधी बुआई हेतु है, संकर धान है। गाइस मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है ना, ये आपको आगामी परीक्षा जैसे अभी आईसीआर की होने वाली है, फिर जेट की होगी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की होगी, डब्ल्यूओ की होगी, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले क्वेश्चन है। इसलिए आपको पैटर्न का भी क्या हो गया, पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया के स्वांगीकरण क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एटीपी और NADPH। क्या कहते हैं? NADPH। एटीपी एटमॉस्फेयर, ये क्या है, ऊर्जा मुद्रा है, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया में एटीपी और NADPH की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है, पौधों में जिंक की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक समस्या हो जाती है? कि जिंक कौन सा पीएच है जिस पर जिंक की क्या हो जाती है, अधिक समस्या हो जाती है? तो 7 से क्या है, अधिक है। 7 से क्या है, अधिक। अब काफी स्टूडेंट को यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है कि ये अधिक का है या फिर कम का है। तो ध्यान रखना, ये तो क्या है, अधिक का है, और ये किसका है, कम का है। नेक्स्ट, सरसों राई के बुआई का सर्वोत्तम समय। सरसों और राई ये रब्बी की फसल है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल है, रब्बी की है या फिर जायद की है। यदि आपको ये पता होगा तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो सरसों और राई किसकी फसल है, रब्बी की फसल है। तो बुआई का समय कब है, अक्टूबर। बुआई का समय कब होगा, अक्टूबर। वहां पर नवंबर भी दे रखा है, लेकिन अक्टूबर इसका राइट आंसर होगा। और यदि अक्टूबर नवंबर एक साथ देता तो अक्टूबर नवंबर इसका आंसर आता। नेक्स्ट है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास, इसने चिकनी मिट्टी का आकार पूछा है। किसका, चिकनी मिट्टी का क्या पूछा है, आकार। अब आकार होगा 0.002 mm से कम। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, टमाटर में येलो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलाई जाती है? अब देखो येलो लीफ कर्ल किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर है किसके द्वारा फैलाई जाती है? तो सफेद मक्खी, व्हाइट गर्म, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई। टमाटर में येलो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलाया जाता है? सफेद मक्खी के द्वारा। नेक्स्ट है, बीटल किस ऑर्डर का कीट है? ये कुछ गाइस इसमें 5 से 7 क्वेश्चन बायोलॉजी के भी है, ठीक है ना। इसमें क्या है, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन है कुछ। तो देखिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बीटल किस ऑर्डर का कीट है? बीटल किस ऑर्डर का कुल है, किस ऑर्डर का कीट है? तो कोलियोप्टेरा। किसका है, कोलियोप्टेरा। ओके। फिर है टर्गर कोशिका मेंटेनिंग के लिए उत्तरदायी तत्व। मेंटेन, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो टर्गर कोशिका को क्या रखता है, मेंटेन रखता है? वो कौन सा है, पोटेशियम। कौन सा है दोस्तों, पोटेशियम। फिर है केंद्रीय एगमार्क।
एग मार्ग प्रयोगशाला का मुख्यालय कहां पर है? एग मार्ग इसका है नागपुर। कहां पर है? नागपुर। और नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र है। फिर है ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है? कल ही मैंने इस पर वीडियो बनाया था ओलेरीकल्चर पर, और इससे पहले भी मैंने इसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताया था। तो ओलेरीकल्चर किसका अध्ययन है? आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि ये क्वेश्चन भी आपका गलत होता है तो फिर आपकी तैयारी बहुत ही कमजोर है। तो ओलेरीकल्चर किसका अध्ययन है? सब्जियों का। ओलेरीकल्चर किसका अध्ययन है? सब्जियों का अध्ययन है। तो ओलेरीकल्चर किसका हो गया? सब्जियों का अध्ययन हो गया। फिर है नेक्स्ट, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पाद संकलन एवं संवहन का कार्य करती है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पाद संकलन और संवहन का कार्य करती है? तो वो है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। कौन सा है? गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी। फिर है मवेशी में एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिजीज से क्वेश्चन पूछा है इसने। मवेशियों में, गाय भैंस में, ठीक है ना, अधिकतर इन्हीं में होता है। तो एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। बैक्टीरिया भी इसको अपन कहते हैं, जीवाणु या फिर बैक्टीरिया। तो मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा। फिर है निम्न में से कौन हल का डिस्क एंगल है? हल जानते हो ना आप, देसी हल। तो देसी हल का जो नीचे वाला जो छोर है ना, उसका एंगल कितना होता है? आपने देखा होगा देसी हल, उसका एंगल होता है दोस्तों 42 से 45 डिग्री। 42 से 45 डिग्री क्या होता है? उसका एंगल होता है। फिर है यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूरिया है इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय। ये अम्लीय प्रकृति का क्या है? उर्वरक। और इसका सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। ओके, एमाइड के रूप में ये पौधों को प्राप्त होता है। तो यूरिया को अपन यदि रेगुलर यूज करेंगे तो मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है, मिट्टी कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अम्लीय। तो यूरिया किस प्रकृति का उर्वरक है? अम्लीय प्रकृति का है। और अम्ल का ज्यादा यूज करेंगे तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। अब अम्लीय मृदाओं का सुधार किससे करते हैं? चूना पदार्थ से। किससे करते हैं? चूना पदार्थ से। और क्षारीय मृदाओं का सुधार किससे करते हैं? जिप्सम से। किससे करते हैं? जिप्सम से। ठीक है, जिप्सम का सूत्र आपको पता होगा CaSO4.2H2O। ओके, फिर है नेक्स्ट मोस्ट, हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति का कारण क्या है? कुकुरमा लोंगा इसका क्या है? बॉटनिकल नेम। मैंने पहले भी आपको बताया था कि दोस्तों यदि आपको बॉटनिकल नेम याद है तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। यहां पर देखो हल्दी का बॉटनिकल नेम क्या है? कुकुरमा लोंगा। अब कुकुरमा लोंगा याद है तो इसका पीला रंग भी किसके कारण हो गया? कुकुरमीन के कारण हो गया। किसके कारण हो गया? कुकुरमीन। तो क्वेश्चन में आंसर है। फिर है इंटरक्रॉपिंग क्या है? इंटर, अब देखो इंटर का मतलब हो गया अंतर। ये दो कोई फसलें हैं, इसने पूछा है इंटरक्रॉपिंग क्या है? तो इंटर का मतलब हो गया अंतर। दो क्रॉप का मतलब फसल, फसलों के मध्य जो स्थान होता है तो वो क्या देखिए, तो इसका आंसर होगा दो या दो से अधिक फसलों की निश्चित पंक्ति में उपज। दो या दो से अधिक ये फसल होगी, मान लीजिए क्या होगी? फसल होगी। इनके मध्य उपस्थित निश्चित पंक्ति में क्या होगी? उपज होगी। निश्चित पंक्ति में क्या होगी? उपज, जो पैदावार हमें प्राप्त होगी। तो इंटरक्रॉपिंग का आंसर क्या हुआ? दो या दो से अधिक फसलों की निश्चित पंक्ति में उपज। नेक्स्ट है नीलम व अल्फांसो के क्रॉस से, नीलम व अल्फांसो के क्रॉस से कौन सी वैरायटी का निर्माण होता है? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि नीलम और अल्फांसो किसकी वैरायटी है? आम की वैरायटी है। किसकी वैरायटी? आम की। इन्हें दोनों के संकरण से जो तीसरी वैरायटी निकलती है वो कौन सी है? रत्ना। अब संकरण में काफी बार प्रॉब्लम आती है, भूल जाते हैं। तो एन नीलम, ए अल्फांसो आर, तो नार क्या हो गया? नार, NAR, नार क्या हो गया? नार। तो रत्ना इसका आंसर हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट है मक्का में सफेद फली किसके कारण उत्पन्न होती है? मक्का में क्वेश्चन आया है, मक्का का जो सफेद मक्खी होती है ना, वो सफेद फली
किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जिंक के कारण। किसके कारण उत्पन्न होती है? जिंक के कारण। यहां पर जिंक की क्या हो जाएगी? कमी होगी, तो सफेद फलियां हो जाएंगी। किसकी? मक्के की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ण आवेदन के लिए, पर्ण का मतलब पत्ती, पर्ण आवेदन के लिए सबसे लोकप्रिय उर्वरक कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अपन जो उर्वरक जो यूज करते हैं ना किसान लोग, वो उर्वरक कौन सा है? यूरिया। कौन सा उर्वरक है गाइस? यूरिया। यूरिया का 2 बार क्वेश्चन आ गया, देख लो, सबसे लोकप्रिय, और इससे पहले भी आया था, तो यूरिया का 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया। तो पर्ण आवेदन के लिए सबसे लोकप्रिय उर्वरक कौन सा है? यूरिया राइट आंसर होगा इसका। फिर है, निम्न में से कौन सा जोड़ा ढंग से मेल नहीं खाता? अब इसने एक क्वेश्चन पूछ लिया मेल वाला, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। मेल कौन सा क्वेश्चन, मेल कौन सा नहीं खाता? आपने देखा होगा खरपतवार में एक हमने पढ़ा था पूर्ण जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी, सॉरी पूर्ण तना परजीवी, अर्ध तना परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी और अर्ध जड़ परजीवी। एक तो वहां से उठा लिया इसने ऑप्शन, लेकिन अपन आंसर देखते हैं डायरेक्ट। निम्न में से कौन सा जोड़ा ढंग से मेल नहीं खाता? तो वो है नेपेंथिस, नेपेंथिस हाइड्रोफाइट, नेपेंथिस हाइड्रोफाइट, नेपेंथिस हाइड्रोफाइट इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। मेल कौन सा नहीं खा रहा? नेपेंथिस हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस या ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जैसे पशुधन को चराने के व्यवसाय को किस नाम से जाना जाता है? तो अपन भेड़ और मवेशियों का जो पालन करते हैं ना, उसको अपन क्या कहते हैं? रेचिंग। क्या कहते हैं गाइस? रेचिंग। क्या कहते हैं? रेचिंग। नेक्स्ट है, व्हाइट रस्ट, ठीक है ना, सफेद रोली एक महत्वपूर्ण फफूंद रोग है। तो एक क्वेश्चन तो यहां पर आंसर बन गया क्वेश्चन का कि जो सफेद रोली रोग है ना, वो किसके द्वारा फैलता है? फफूंद के द्वारा फैलता है। और किस में होता है? सरसों में। राइट आंसर क्या होगा? सरसों, ब्रेसिका जुन्सिया। तो व्हाइट रस्ट एक महत्वपूर्ण फफूंद है, रोग है, जो किसमें होता है? सरसों में। नेक्स्ट है, वानस्पतिक रूप से अनानास क्या है? अनानास ने इसमें फल का प्रकार पूछा है। क्या पूछा है गाइस? फल का प्रकार पूछा है। तो अनानास का जो फल का प्रकार है वो क्या है? मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, वो है सोरोसिस। वो क्या है? सोरोसिस। गाइस फल के प्रकार में से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा आपको। आम का क्या है, ठीक है, चेरी का क्या है, बेर का क्या है, अंगूर का क्या है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बहुत ही बढ़िया, यदि आपने देखा हो तो, सभी फलों की। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? अनानास का सोरोसिस, ये फल का प्रकार है। नेक्स्ट, भैंस की औसत गर्भधारण अवधि कितने दिनों की होती है? भैंस की पूछी इसने गर्भधारण अवधि, तो भैंस की होती है 310 दिन, गाय की होती है 281, ऊंट की होती है 370 के समथिंग होती है, ठीक है ना, 90 तक होती है। और भेड़ बकरी की होती है 150, कितनी होती है? भेड़ और बकरी की 150 होती है, ऊंट की 370 से 90 होती है, गाय की 281 होती है, और भैंस की 310 हो गया। 310 इसका राइट आंसर होगा। तो सभी की आपको गर्भधारण अवधि के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, फोटो रेस्पिरेशन किसके द्वारा रुकता है? फोटो रेस्पिरेशन किसके द्वारा रुकता है? तो इसका राइट आंसर होगा CMU व DCMU, DCMU, CMU व DCMU, इसके द्वारा फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है। राइट आंसर क्या होगा? CMU व DCMU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के दानों में प्रोटीन की मात्रा। अब देखो प्रोटीन की मात्रा दलहनी फसलों से ना पूछ के इसने किससे पूछ लिया? खाद्यान्न फसलों से पूछ लिया। तो गेहूं में प्रोटीन की मात्रा क्या होगी? इसमें राइट आंसर होगा 9 से 13%। गेहूं में दानों की जो प्रोटीन प्रतिशत है वो कितनी होगी? 9 से 13%, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है? अब गाइस जो दलहनी फसल है ना, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया करती है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो लाभदायक होते हैं और भूमि को क्या बनाते हैं? उत्पादक या उर्वर बनाते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा राजमा। क्या होगा? राजमा। तो सीधा सीधा ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो दलहनी फसलों के द्वारा होता है, और दलहनी फसल कौन सी है? राजमा। राइट आंसर क्या होगा? राजमा। नेक्स्ट है, सहज संबंध गुणांक का रेंज क्या होता है? सहज संबंध गुणांक का रेंज होता है -1 से +1 तक। क्या होता है? -1 से +1 तक क्या होता है? सहज संबंध गुणांक। तो सहज संबंध गुणांक का राइट आंसर क्या होगा?
-1 to +1 तक, -1 से +1 तक क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है पूसा नन्हा, मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है। पूसा नन्हा किसकी वैरायटी है? तो पपाया, पपीता की वैरायटी है। नन्हा मतलब छोटा, नान्या, पपीता का पेड़ छोटा सा होता है, नान्या, तो पूसा नन्हा किसकी वैरायटी है? पपीता की। फिर है कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग होती है? कौन सी फसल हरी खाद के लिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां पर पूर्ण विशेषताएं, इसमें राइट आंसर तो ढेंचा होगा। तो एक और होती है सनई, एक सनई होती है और एक ढेंचा होती है। तो ढेंचा का उपयोग तो भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। हो सकता है आगामी परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन पूछ ले। और सनई का राजस्थान में किया जाता है। अब देखो इसकी ट्रिक बताता हूं, सनई और ढेंचा में दोनों में से बड़ा कौन लग रहा है? सनई। और भारत और राजस्थान में बड़ा कौन सा लग रहा है? राजस्थान। तो बड़े से तो बड़ा जोड़ दो, छोटे से छोटा जोड़ दो। भारत भी छोटा है तो ढेंचा भी क्या है? छोटी है। सनई बड़ी है तो राजस्थान वर्ल्ड भी क्या है? बड़ा है। कोई डाउट? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सनई का उपयोग किया जाता है और भारत में बात करें तो ढेंचा फसल का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ढेंचा, सिस्बेनिया एक्युलेटा। फिर है कौन सा सूक्ष्मतम सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी है? सूक्ष्मतम तत्व, तो वो है सल्फर। सल्फर एक ऐसा तत्व है जो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि सरसों का तेल होता है उसमें चरपराहट सी आती है, ठीक ना? आप सिर पे लगाते हो या फिर सब्जियां बनाते हो कुछ भी, तब आपने देखा होगा आंखों में जलन सी होती है। तो वो कौन सा पोषक तत्व के कारण होती है? सल्फर के कारण होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सल्फर। नेक्स्ट है क्षारीय मृदा सुधार के लिए किसान प्रयोग करता है। अभी मैंने बताया था आपको कि अम्लीय मृदाओं का सुधार चूना पदार्थ से करते हैं और क्षारीय मृदाओं का सुधार जिप्सम से करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिप्सम। फिर है जीन फॉर जीन की परिकल्पना, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जीन फॉर जीन परिकल्पना ये किसने दी थी? ये दी थी फ्लोर ने। फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जीन फॉर जीन की जो परिकल्पना है वो किस साइंटिस्ट ने दी थी? फ्लोर ने दी थी। किसने दी थी? फ्लोर ने दी थी। नेक्स्ट है डस्ट टेस्ट किस परीक्षण के लिए शुरू किया गया था? डस्ट का मतलब वैसे तो गंदगी होती है, धूल भरी। तो यहां पर इसका मीन्स क्या होगा? तो वो देखिए, डस्ट टेस्ट किस परीक्षण के लिए शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फसल किस्म। राइट आंसर क्या होगा इसका? फसल किस्म। डस्ट टेस्ट किस परीक्षण के लिए शुरू किया गया था? तो उस राइट आंसर होगा फसल किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल में पर परागण होता है? तो मक्का। गाइस आपको मैं बता दूं कि पर परागण और सौ परागण में से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों को देख लो। पर परागण में कौन से आएंगे? C4 प्लांट आएंगे। कौन से आएंगे? C4 प्लांट। और खरीफ वाली फसलें, और कौन से आएंगी? खरीफ वाली फसलें। इसको आप नोट कर सकते हो गाइस, हो सकता है आगामी ICR और जेट में या फिर आपके सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन पूछ ले। तो C4 प्लांट खरीफ वाली और पर परागण इसमें हो गया पर परागण। देखिए सव परागण में C3 प्लांट, रबी की फसलें और सव परागण। आराम से इसको नोट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पर परागण किन में होगा? जो खरीफ वाली फसलें। खरीफ वाली फसलों में क्या होता है? पर परागण। और वो कैसे प्लांट होते हैं? C4 प्लांट होते हैं। फिर देखो सव परागण। सव परागण कौन सी फसलों में होता है? रबी की फसलों में। कैसी हो गई? सव परागण। कौन से प्लांट हो गए? C3 प्लांट। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, खरीफ में एक अपवाद धान किस में आता है? सव परागण। रबी सॉरी नहीं, सव परागण और C3 प्लांट में आता है, एक अपवाद इसमें। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने कि किस फसल में परपरागण होता है? तो परपरागण, इसमें परपरागण देखो ये वाला परपरागण कौन सी फसलें? खरीफ वाली फसलें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मक्का, मेज। मक्का का 2 क्वेश्चन पूछा है दोस्तों यहां पर। तो देखो आप इसको नोट कर सकते, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है परपरागण और स्वपरागण। C4 C3 खरीफ रबी परपरागण स्वपरागण। अपवाद कौन सा? धान, जो कैसा होगा? C3 प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1975। 1975 में शुरुआत की गई थी, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त है? मूंगफली। हल्की मिट्टी का मतलब दोमट मृदा।
दोमट मृदा। तो मूंगफली के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? दोमट मृदा, जिसको क्या कह दिया? हल्की मृदा। और राइट आंसर क्या होगा? मूंगफली। फिर है डीएपी में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? डीएपी का फुल फॉर्म क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब फॉस्फेट क्या है? फॉस्फोरस। तो इसका किस रूप में पाया जाता है? फास्फोरिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? फास्फोरिक एसिड। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? फास्फोरिक एसिड। डीएपी में, डाई अमोनियम फॉस्फेट में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? फास्फोरिक एसिड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित परिभाषित केंद्रक पाया जाता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है उचित परिभाषित केंद्रक। तो केंद्रक किसमें पाया जाता है? यूकेरियोट्स में। किसमें पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? यूकेरियोट्स में। राइट आंसर क्या होगा इसका? यूकेरियोट्स। तो दोबारा से सुनिए, उचित परिभाषित केंद्रक पाया जाता है यूकेरियोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन। सदाबहार क्वेश्चन इसलिए कहा कि ये हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है, और ये क्वेश्चन यदि आपका गलत हुआ तो फिर आपकी तैयारी बहुत ही कमजोर है। और वो क्वेश्चन है हमारा, धान में खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण होता है, और इसकी पूर्ति के लिए जिंक सल्फेट उसमें डालते हैं। तो धान में खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। नेक्स्ट है पत्तों द्वारा बना भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है? अब देखो गाइस, एक तो होता है जाइलम, दोनों को समझ लेना यहां पर, और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम से ले लो फल और जाइलम से ले लो जल। ये कोई पौधा है मान लीजिए, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। जाइलम से निकालो जल और फ्लोएम से निकालो फल। अब फल कहां पर लगते हैं? ऊपर। जल कहां देते हैं? नीचे। अब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ना, वो तो क्या है? जल। मतलब जाइलम का काम क्या है? पानी को विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम क्या है? यहां पर फल का निर्माण करे। तो फ्लोएम तो ऊपर वाले हिस्से में होता है और जाइलम नीचे से ऊपर वाले हिस्से में होता है। तो फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पत्तों द्वारा बना भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा, क्योंकि पत्ते कहां पर लगते हैं? ऊपर लगते हैं, और ऊपर वाले हिस्से में कौन सा है? फ्लोएम है। राइट आंसर क्या होगा? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन फलों को पकाने में सहायक है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। इसको अपन इथाइलिन भी कहते हैं, एथिलीन को इथाइलिन भी कहते हैं, और काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका सूत्र भी पूछ लेता है। तो लिख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड इज CH2, एथिलीन या फिर इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी इसको अपन कहते हैं। तो फलों को पकाने में, ये गैसीय हार्मोन है दोस्तों, पता होना चाहिए कैसा है? गैसीय हार्मोन है ये। तो ये सभी विशेषता आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन चावल किसके लिए जाना जाता है? तो गोल्डन जो चावल है उसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा होती है। राइट आंसर क्या होगा? अधिक विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, अचानक परिवर्तन जो होता है प्राय कैसा होता है? तो अप्रभावी तथा नुकसानदायक होता है। जो चीज अचानक होगी ना, उससे हमेशा नुकसान ही होगा। तो उत्परिवर्तन प्राय कैसा होता है? अप्रभावी तथा नुकसानदायक। फिर है फूल गोभी में भूरापन लक्षण किसके कारण होता है? फूल गोभी में, क्वेश्चन में आंसर है, यदि आपने समझने की कोशिश की है तो ये क्वेश्चन आपका ये भी गलत नहीं हो सकता। तो देखिए हमेशा याद रहेगी। तो देखो भूरापन, गोभी में क्या पूछा है? भूरापन, और राइट आंसर क्या होगा? बोरोन। तो देखिए भूरापन से बै, और बै बराबर बी, बै से क्या निकल गया? बी। तो बै से बी, तो भूरापन किसके कारण होता है? बोरोन के कारण। तो फूल गोभी में भूरापन लक्षण बोरोन के कारण होगा। नेक्स्ट है टिड्डा किस ऑर्डर का कीट है? तो ऑर्थोप्टेरा इसका राइट आंसर होगा। टिड्डा किस ऑर्डर का कीट है? ऑर्थोप्टेरा। नेक्स्ट है एक ग्लूकोज के ऑक्सीश्वसन के लिए सिट्रिक एसिड चक्र के दौरान कितने एटीपी नेट प्राप्त होगी? गाइस एटीपी का 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 24 एटीपी। राइट आंसर क्या होगा? 24 एटीपी। दोबारा से क्वेश्चन को सुन लीजिए, एक ग्लूकोज के ऑक्सीश्वसन के सिट्रिक एसिड चक्र के दौरान कितने एटीपी नेट प्राप्त होते हैं? तो 24 एटीपी इसका राइट आंसर होगा। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है जब एक कोशिका हाइपोटोनिक विलयन में जाती है तो इसका आकार हमेशा बढ़ता है। हाइपो
हाइपोटोनिक। तो देखो क्वेश्चन में आंसर है हाइपो का मतलब क्या, हाइपर, हाइपर का मतलब बढ़ना, हाइपर का मतलब बढ़ना, तो क्या होगा इसमें राइट आंसर बढ़ता है। नेक्स्ट है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गाय का जो दूध है वो पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन। कैरोटीन क्या है, वर्णक। सफेद कैसिन प्रोटीन के कारण सफेद होता है और पीला दूध कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, श्री किससे संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी मैंने आपको बताया था और बताया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस श्री SRI, तो श्री किससे संबंधित है, धान से। कैसे याद रहेगा, जो बीच में जो शब्द है आर से राइस हो गया, आर से क्या हो गया, राइस, और राइस का मतलब चावल या धान। एक होता है सुई, SWI, लिख लीजिए यदि लिखा हुआ नहीं है तो। सुई किससे संबंधित है, ये तो हो गया श्री, ये हो गया सुई, तो सुई किससे संबंधित है, गेहूं से। कैसे, पकड़ लो इसको, डब्लू, अब वीट, WHEAT, वीट, वीट का मतलब क्या होता है, गेहूं। आर से राइस हो गया, डब्लू से वीट हो गया, तो श्री तो धान से या फिर चावल से संबंधित है, और सुई SWI, सुई किससे संबंधित है, गेहूं से संबंधित है। तो प्यारे विद्यार्थी ये था अपना एग्रीकल्चर का पेपर जो 50 क्वेश्चन आए थे। तो गाइस आपको दी हुई डिटेल कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। और इस पेपर को आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको तैयार कर लेना, क्योंकि आगामी परीक्षा में आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा क्या रहेगा, लाभदायक रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।